ये जो बात कही गई है कि 3 सालों में एआई हमारी ज़िंदगी में हज़ार गुना दखल देगा, ये टेक्निकल रियलिटी है या वाक़ई में ये कोई हाइप भी हो सकता है? ये हमारी ज़िंदगी का 80% टाइम इंटरनेट पे बीत रहा है, तो क्रिमिनल भी वही है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी वही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी वही है। ये 10 साल एआई के होंगे और इसके अगले 10 साल क्वांटम के होंगे और उसके बाद क्वांटम एआई। अब पूरा गैलेक्सी का हम कुछ परसेंट ही देख पाते हैं या समझ पाते हैं, बाकी तो हमें पता ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू एआई कि क्या क्या होगा। ये भी संभव है एआई से। इनोवेशन उसका नेगेटिव यूज़ लेके ही आता है। इनफैक्ट मैं उल्टा बोलता हूँ कि किसी भी इनोवेशन का पहला यूज़र क्रिमिनल होता है, किसी भी इनोवेशन। जब चैट जीपीटी आया तो उससे एक हफ्ते पहले फ्रॉड जीपीटी मार्केट में आ गया था। बच्चे के जन्म के पहले ये पता नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल, ये इलीगल है। लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, एआई को देते हो, बता देते हैं। आपका कानून तो गया ना। आपको पता है जो बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनीज हैं, छोटे देशों की तो बात नहीं सुनती। जो 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, उनके तो फीडबैक उनसे कहता हम आपकी टिक डाउन भी नहीं करेंगे। चाहिए ये रिएक्शन है लोगों का, मुझे फीडबैक है उन कंट्रीज की। एआई को यदि काउंटर करना है ना तो एआई से ही करना पड़ेगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि अब तो डेटा चला गया, अब तो जो कुछ है फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ही मैनेज करेंगे, हमारे हाथ में क्या है। ऐसा नहीं है। देखिए, हर 10 साल 15 साल के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है डिसरप्शन करने की, और वो टाइम अभी है। होगा क्या, अब आएगा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट। यदि डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होगी तो शायद एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डिले हो रही हैं। एंड आईटी अब इज इनटू एवरीथिंग, सो दे हैव सो मेनी थिंग्स फास्ट टू हो गया फास्ट हो काफ़ी, गया। हाँ। इनफैक्ट एक मिनिस्ट्री ऑफ साइबर भी होनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक अलग चैलेंज आ गया। डिलीटेड डेटा रिकवर कैसे करना, आपका व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गया, मैं रिकवर कैसे करना बता दूंगा उसको। मैंने कहा फ़ोन स्कैनिंग करके एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज़, मैक, आपका स्मार्ट वॉच, टेलीविज़न, जो भी आईओटी डिवाइसेज हैं, राउटर, या रूट कॉज एनालिसिस करना ही कुछ हुआ तो क्यों हुआ, जीमेल हैक हो गया रिकवर कैसे करूं, फेसबुक हैक हो गया रिकवर कैसे करूं, पैसे चले गए वापस कैसे आएंगे, पूरा एसओपी है। ये कीजिए बस है। मैं 800 करोड़ तक वापस करा चुका हूँ पिछले 15 सालों। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में हुआ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल। इंटरनेट एक्सेस रेगुलेट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी डाला है। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, जापान भी कर रहा है, चाइना ने तो पहले से कर रखा है। 45 मिनट्स का टाइम रेगुलेट कर दिया, 19 से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे, और 8 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बिल्कुल बैन है। तो ये जो लॉ है इंडिया में भी आना चाहिए पहले। भारत को अभी तक एक कृषि प्रधान देश की तरह जाना जाता था, क्योंकि हमारी जीडीपी में बहुत सबसे ज़्यादा योगदान उसका है। अब एआई प्रधान देश की तरह जाना जाएगा। केसेस जो आ रहे हैं मेरे सामने, आप देखोगे तो आप भयावह सिचुएशन। अभी आपने देखा गाजियाबाद में जो हुआ, 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, भोपाल में एक बच्चे ने सुसाइड किया। मेरे पास हर महीने 10 से 12 केसेस आते हैं ऐसे, जिसमें बच्चे गायब हो गए, भाग गए, माँ बाप को हिट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, क्योंकि फ़ोन नहीं दे रहे आप, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन छीन लिया, तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हुए। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट की धूम मची हुई है। वैश्विक नेता यहाँ पर आए हुए हैं, कई टेक जाइंट यहाँ पर आए हुए हैं और हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, एआई क्या यही हमारा भविष्य है? जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो वहाँ जितने वक्ता आए हैं, जितने एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले 3 सालों में एआई 1000 गुना तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में दखल देगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या नौकरियाँ चली जाएँगी? नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे? क्या इंसान एआई का मोहताज हो जाएगा या फिर एआई इंसान की मदद करेगा? इन सब सवालों का जवाब आज हम लेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट और साथ ही साथ एआई एक्सपर्ट भी अमित दुबे जी। अमित जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पांचजन्य में। एआई, एआई, एआई सिर्फ आप दिल्ली की बात नहीं कर रहे, इस वक्त पूरी दुनिया में एआई गूंज रहा है। ये जो बात कही गई है कि 3 सालों में एआई हमारी ज़िंदगी में 1000 गुना दखल देगा, ये टेक्निकल रियलिटी है या वाक़ई में ये कोई हाइप भी हो सकता है? नहीं, काफ़ी हद तक सच है, और ये लोग अब महसूस भी करने लगे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जो लोग थोड़ा बहुत भी एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि खेल तो बदल गया है, और अगले 2 सालों में जिस तरह से हर महीने, हर हफ्ते आप कुछ नया शॉकिंग देखेंगे, वो तो होना है, तय है। अभी जो समिट हो रहा है, पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ इसके बारे में इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। भारत विश्व में एआई में ऑलमोस्ट तीसरे नंबर पर है अभी इस समय। यूएस, चाइना हमसे आगे है। लेकिन जिस तरीके से हमने स्टैंड लिया है एआई पे, लास्ट 10 इयर्स डेटा के थे, ये 10 साल एआई के हो गए, और इसके अगले 10 साल क्वांटम के होंगे और उसके बाद क्वांटम एआई। और हम क्वांटम में भी जंप ले चुके हैं। हमने नेशनल क्वांटम मिशन स्टार्ट कर दिया, 8,000 करोड़ रुपए सरकार ने लगा रखा है। सीटेक जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर भी लेके आने वाला है।
एआई 2022 में भारत के जीडीपी में एआई का योगदान 12 से 13 बिलियन डॉलर का था। 2025 में ये बढ़कर करीब 250 बिलियन हो गया है। आप देख रहे हैं सिर्फ 3 साल में 3 साल के अंदर 13 बिलियन से 250 बिलियन। अभी ये कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये भारत की जीडीपी का 10 से 15% कंट्रीब्यूट करेगा। जब 3 ट्रिलियन से यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो करीब 500 बिलियन, यदि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते हैं तो 500 बिलियन तो सिर्फ एआई से आने वाला है, और ये 1 ट्रिलियन भी हो सकता है। ये भी संभावना है कि हम 20% तक इससे निकाल लें, लेकिन 500 बिलियन तो कहीं नहीं गया, विच इज अ ह्यूज मनी। अब जब इतना पैसा आप अर्न करेंगे तो जॉब भी होंगी। उल्टा तो नहीं हो सकता ना कि आप पैसा कमा रहे हैं और जॉब जा रही है। हाँ, इसके लिए बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में कौंध रहा है ना कि एआई आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जिस तरह से आप तो खुद अभी समिट में होकर आए हैं, वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल समिट है और उस समिट में आप चाहे आप फार्मिंग ले लीजिए, किसान से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े, सिर्फ व्यापार की बात नहीं हो रही है। हर क्षेत्र में एआई का हम वहाँ पे दखल देख रहे हैं। बिल्कुल। और अगर एआई आएगा तो चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी और जो हम कहते हैं ना ह्यूमन डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। और शायद इसी वजह से ये बार-बार सवाल उठ रहा है कि क्या ह्यूमन डिपेंडेंसी कम होगी तो एआई के आने के बाद जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ इंसानों की ज़रूरत होती है, अगर वहाँ एआई जगह ले लेगा, तो क्या इसका फ़र्क नौकरियों पर पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक डर भी है। नहीं, फर्क तो पड़ेगा। देखो, हुँ। जब भी कोई इनोवेशन होता है, कोई टेक्निकल रिवोल्यूशन होता है ना, तो जॉब्स तो जाती है। जैसे कंप्यूटर आया था तब भी हाँ, ये तब बात भी कही गई लोग थी। डरे थे और जी। जॉब गई थी। पर ट्रांजिशन होता है। एक तरह की जॉब दूसरी तरह की जॉब में कन्वर्ट हो जाती है। जब मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, वो मशीनें आ गई, तो लोग मशीनों के विरोध में भी थे। उन्होंने कहा कि शायद उससे भी जॉब जाएँगी। तो ऐसा नहीं, जॉब जाती हैं, लेकिन एक नए तरीके का एनवायरनमेंट खड़ा होता है और नए तरीके की जॉब्स आती हैं। एआई पर जो अभी ये स्टार्टअप्स आई हैं, ये नए तरीके की जॉब्स क्रिएट करेंगी। आप हो सकता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी मूलभूत चेंज करना पड़े, क्योंकि हमें जो अभी तक एजुकेशन मिलती रही है वो एक तरीके से एआई से compete करने के लिए, तैयार करने के लिए, क्या वही काम कर रहे हो जो एआई कर रही है। अब ऐसे में आप एआई को तो बीट नहीं कर सकते। तो इसलिए एजुकेशन में चेंज करना होगा कि आपको वो स्किल सिखाई जाएं जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो एआई नहीं करता नॉर्मली, या एआई उतने अच्छे से कर ही नहीं सकता। तो इंसान को अपना रोल खुद क्रिएट करना होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम compete करने लगें। कई सारी स्किल्स हैं। आपने सोचा होगा कि पिछले 20 सालों में हमारे अंदर कितने चेंजेस आए बिकॉज ऑफ टेलीकॉम रिवोल्यूशन एंड इंटरनेट रिवोल्यूशन। हम लोग पहले 50-40 नंबर भी आराम से याद रख लेते थे, मोबाइल नंबर्स। आपको जब लैंडलाइन नंबर थे तो कोई डायरी तो थी नहीं, तो याद रहता याद है, होते बहुत थे। आसानी आपसे से कहा याद जाए रहता फलाने है। का नंबर, आप बता देते थे और डायल कर देते। आज आपको शायद 1-2 नंबर याद रखने भी मुश्किल होंगे। बहुत मुश्किल है। लोगों को अपना नंबर भी याद नहीं रहता, कई बार हाँ। शो को देखते हैं। ये सब एक स्किल को खत्म कर गया। एक स्किल ही थी हमारी ना, जो हम याद उसको याद रखते थे, मेमोरी शार्प रहती थी। यार, जैसे ही कैलकुलेटर का यूज़ बढ़ता है, लोग पहाड़े भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नैसर्गिक हैं, ये नेचुरल है। इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, उससे एफिशिएंसी तो बढ़ती है। आप इतना याद रखने की बजाय आसान हो गया ना, डायल डायल करके फटाक से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो आपकी फिर वो जो स्किल्स है कहीं और इस्तेमाल होगी। आप ऐसी चीज़ों के लिए शायद नहीं बने हो कि आप हर जगह मशीनों से ही कम्पीट करो। ये मैं एक उसका और मैं कुछ पहले बेसिक्स क्लियर करूँ एआई के बारे में, लोगों को जो भ्रांति है। एआई को यदि हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एआई से हम कर क्या सकते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग, 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट होता है नोन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, कि आपके पास डेटा है और आपको पता है कि इसमें ये है, लेकिन समय बहुत लग रहा है इसको निकालने में, इसलिए हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आपने कहा कि मुझे इनका सीडीआर मिल गया, आईपीडीआर मिल गया, सोशल मीडिया मिल गया, मुझे निकाल के दीजिए कि इन्होंने व्हाट्सएप कॉल कितनी लगाई या इस टाइप के। अब वो मैनुअली ढूंढूंगा, एक दिन में 30,000 रिकॉर्ड होते हैं, एक हफ्ते में लाखों रिकॉर्ड होंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एआई सेकंड में कर देगा। तो नॉन वेरिएबल, ऐसा बहुत सारा डेटा एनालिसिस पहले हम करते थे, जो डेटा साइंस जिसको हम बोलते हैं, बट दैट इज एआई। अब आता है नॉन अननोन वेरिएबल्स, कि हमारे पास डेटा है लेकिन हमें नहीं पता कि इसके अंदर हो क्या सकता है, मतलब हम क्या ढूंढ सकते, जैसे कि मेडिकल रिसर्च, कि क्या हम कैंसर की दवाई ढूंढ सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसे रोगों की दवाई ढूंढ सकते हैं जो अभी तक संभव ही नहीं था, वो एआई कर सकता है और एआई कर रहा है। कई जगह इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। तीसरा होता है अननोन नॉन वेरिएबल्स, हमारे पास डेटा ही नहीं है पर हमें कुछ पता करना है, हमें ये पता है कि हमें ये पता करना चाहते हैं, जैसे कि स्पेस। अब पूरा गैलेक्सी का हम कुछ परसेंट ही देख पाते हैं या समझ पाते हैं, बाकी तो हमें पता ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू एआई कि क्या क्या होगा। ये भी संभव है एआई से।
और लास्ट क्वाड्रेंट होता है नो अननोन वेरिएबल्स, ना हमारे पास डेटा है और ना हमें पता है क्या चाहिए। हम्म हो सकता है समथिंग लाइक प्रेडिक्टिंग गॉड। आप उधर भी पुश हो जाते हो। सो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये खुलेंगी तो आप ही तो करोगे, यही अपने आप नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जैसे आपने अभी इतने वो तरीके बताए किन 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 क्षेत्रों में एआई काम कर सकता है। एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या एआई पे डिपेंडेंसी होना, तो ऐसा तो नहीं एआई हमें चलाने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पत्रकार के तौर पे देखूं, अगर मैं अपने आप को, अगर मैं हर चीज़ के लिए एआई पे डिपेंडेंट हो जाऊं, अपनी कोई रिसर्च ही ना निकालूं, वो जो निकाल के दे उसी पे हम डिपेंडेंट हो जाएं, ये डिपेंडेंसी भी नुकसानदेह हो सकती है। एआई को इस्तेमाल करने का भी क्या स्मार्ट तरीका होना चाहिए और वो भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये तो चैलेंज आता ही, कोई भी इनोवेशन उसका नेगेटिव यूज़ लेके ही आता है। इनफैक्ट मैं उल्टा बोलता हूँ कि किसी भी इनोवेशन का पहला यूज़र क्रिमिनल होता है, किसी भी इनोवेशन। जब चैट जीपीटी आया तो उससे 1 हफ्ते पहले फ्रॉड जीपीटी मार्केट में आ गया था और वर्म जीपीटी डार्क वेब पे अवेलेबल था, जिससे कि आप फ्रॉड टेक्निक सीख सकते हैं, मेलवेयर लिख सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल वेट कर रहा था कि जब चैट जीपीटी आएगा, अरे अरे अरे, ये बन गया, अब मैं भी बना लेता। वो हमसे पहले से एआई मॉडल्स क्रिएट कर रहा था फॉर नेगेटिव यूज़। तो किसी भी इनोवेशन का पहला यूज़र नॉर्मली नेगेटिव, हम्म क्योंकि वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा होता है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो पैसा मिलता है उनको रिटर्न, इसलिए वो उनको फंड की कमी नहीं होती। पॉजिटिव लोगों को फंड की कमी होती है। तो ये तो इस एआई के साथ भी हो रहा है, होगा भी। आज सुबह मैं मिला हमारे मॉरिशस के आईटी मिनिस्टर हैं, मिस्टर अविनाश राम जी, और उन्होंने मेरे से कहा कि अमित मैं एक किताब लिख रहा हूँ, एथिकल यूज़ ऑफ एआई, और हमारा करीब 1 घंटे इस पर डिस्कशन हुआ। मैंने कहा सर सिनेरियोज बताइए, और उन्होंने मुझे इतने इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताने शुरू किए कि कहाँ कहाँ उन्होंने अनएथिकल यूज़ ऑफ एआई देख लिया है। जैसे आप बताइए। तो ये ये इतने हद ये तक बड़ा हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जैसे एक लॉ है कि आप अ, बच्चे के जन्म के पहले ही पता नहीं कर सकते कि उसको मेल है या फीमेल, ये इलीगल है। लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आते हैं, एआई को देते हैं, वो बता देता। आपका हमारे यहाँ कानून प्रीनेटल टेस्ट, हाँ, आपका कानून तो illegal। गया ना, हाँ। आप कैसे रोकेंगे? आप देख रहे हैं जरा सी चीजें, आपकी आवाज की रिकॉर्डिंग यदि मिल जाए तो एआई ये भी बता सकता है कि ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस हद तक एनालिसिस कर सकता है। एआई आपकी उन राइट्स का वायलेशन कर सकता है जो अभी तक आप बहुत ही सिक्योर या प्राइवेट समझते थे। तो इस वजह से एक गाइडलाइन लाने की ज़रूरत है। आपने एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट तो देख ली, इस हद तक कंटेंट होते हैं कि सामने वाला तो ट्रस्ट कर लेता है। अब ऐसे में मेरे पास कई सारी कंप्लेन आई कंपनीज की कि साहब हमारे कंपनी के अगेंस्ट एआई कंटेंट विद एविडेंस, कि भाई ये कुछ एविडेंस, अब एविडेंस भी फेक है, हाँ हाँ, बिल्कुल। पर जब तक आप उसको काउंटर करेंगे वो वायरल हो जाता है, उसके बेस पर ओपिनियन बन जाती हैं। अभी हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा था बजट के पहले, और उन्हीं के बिल्कुल परफेक्ट आवाज़, परफेक्ट लिप सिंक, और कि बहुत उसमें ज्यादा जी। 28,000 लगाइए, हाँ। 5.5 लाख ले जाइए। अब आप कैसे उसको वो करेंगे? और उसमें चैनल का वो भी चल रहा है, लोगो भी चल रहा है, सब कुछ। इतना रियलिस्टिक होता है कि लोग जिनको जानकारी नहीं है वो उसमें विश्वास कर लेते हैं, और जो डैमेज करना होता है जब तक आप बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब तक हो हाँ, चुका मैं होता कहता हूँ 90% लोगों को पता है, तब भी 10% है। तो लोग कर ही लेंगे ना। अब तो एक भी कर लेगा तो क्रिमिनल का तो काम हो गया। ये इस हद तक बढ़ रहा है। फिर होता है आपको किसी के प्रति परसेप्शन बिगाड़ देना। अभी सदगुरु के अगेंस्ट एक कैंपेन चला, और करीब पिछले 8 महीने से चल रहा है, जिसमें गूगल पर, यूट्यूब पर आपको एआई जनरेटेड इमेजेस दिखेंगे। वो जेल जा रहे हैं, चारों वो 4 पुलिस वाले उनको घेरे हुए हैं, हथकड़ियों में हैं, ऐसे करके उनके फेक इमेजेस जनरेट किए गए, और न्यूज़ पूरा रेडिट पर न्यूज़ डालते हैं कि सदगुरु को पकड़ा गया, ईडी ने रेड डाली, सीबीआई ने जांच कर, सबके नाम लिए जाते हैं उसमें, सारे चैनल के नाम से, जितने प्रोमिनेंट चैनल हैं सबके लोगो लगा के भर भर के कैंपेन चल रहा था 8 महीने से। अब आप कहेंगे ये तो देख के ही लग रहा है, लेकिन अब इतना रियलिस्टिक इमेजेस होती हैं कि कुछ लोग उसको लेख के ओपिनियन तो बन ही जाता। तो मुझे जांच के लिए बोला गया कि एक बार देखिए कि कौन कर रहा है। तो जब मैंने पहले तो एस्टिमेट लगाया तो पता पड़ा कि हर दिन करीब 10 से 15 लाख रुपए खर्चा हो रहा। मतलब जितनी कैंपेन चल रही है सारे चैनल पे मिला के, और मुझे चूंकि रेट्स का आइडिया है, मैंने कहा इतना पैसा कौन पंप कर रहा है भाई। मतलब पिछले 6 महीनों में आप मान के चलेंगे कि करोड़ों रुपए फूंक दिया गया है। और ऐसा किसको क्या रिटर्न है कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर के अगेंस्ट इतना एग्रेसिवली चल रहा है। तो जो भी तरीके हो सकते हैं हमने निकाला, और फिर हमने आइडेंटिफाई भी किया, और वो अभी जो हमारी साइबर सेल है वो उसको फर्दर लीगल प्रोसेसिंग कर रही है।
पर मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये तो एक व्यक्ति है, यदि किसी कंपनी का शेयर गिरा दूंगा और मैं कहूँ कल मैं एआई की कैंपेन चलाऊंगा, इनका शेयर 10% गिरेगा, तो मैं उस 10% में 1000 करोड़ बना दूंगा। मुझे करना है क्या? एक फेक नैरेटिव फैलाना है, पर पैसा तो बना के निकल गया ना। तो लोग इसको एज ए टूल यूज करेंगे टू मेक मनी, जो शुरू हो चुका है। जो शुरू हो चुका क्योंकि जैसे ही एआई जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी तेजी से अगर आप बात कर रहे हैं ना, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या डिजिटल जासूसी होती है, और यहाँ तक कि जो डेटाज है जिस पे कब्जे की हमेशा से लड़ाई चलती रहती है, जिसके लिए हम ये तमाम रिस्क जो है ये एआई के बढ़ते कदमों के साथ खतरे। उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है जितनी तेजी से ये चीजें एआई बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से क्या इस तरह के कानून बना के इन पे लगाम लगाई जा सकती है, या एआई को कंट्रोल करना या इस पे किसी तरह का मॉनिटरिंग करना या रेगुलेशन बनाना बन तो जाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है जब तक हम कानून बनाएंगे हमारे हाथ से गेम बाहर ही होगा। देखिए हमने एक और कानून बनाने में बड़ी देर कर दी, और ये बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मैं देना चाहता हूँ। जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, बिल्कुल, हाँ। पिछले 7 साल से कोशिश चल रही थी, 2015 से प्रयास चल रहे थे, और आज भी वो नहीं एग्जीक्यूटेड है। तो हमारा डेटा तो अब चला ही गया ना। अब हमने कोई कानून बना भी दिया तो उससे जो डेटा गया वो तो गया, उसका आप क्या ही कर लेंगे। और वो बहुत है टू जनरेट एआई सॉल्यूशंस अगेंस्ट यू, या आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए। कई सारे हमारे जो देश हैं आसपास के, वो बर्बाद हो गए इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं रोक पाए, और वो सोशल मीडिया ने ही उनके संग खेल कर दिया। ये जो इम्पैक्ट है अब सब समझ चुके हैं। आपको पता है जो बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनीज हैं, छोटे देशों की तो बात ही नहीं सुनती। जिनके 15-20 जो मिलियन लोग होंगे, या जो 10 मिलियन है या 5 मिलियन है, उनके तो फीडबैक उनसे कहता हम आपके टेक डाउन भी नहीं करेंगे, चाहिए। ये रिएक्शन है लोगों का, मुझे फीडबैक है उन कंट्रीज के। मैं जो बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि आपका डेटा गया, लॉ आया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। अब आप एआई पर कानून लाने की कोशिश करो। अभी एक गाइडलाइन आई जिसमें ये कहा गया कि जो भी एआई कंटेंट है उस पर आप लोगो लगाइए, वाटर मार्किंग कीजिए कि भाई एआई जनरेटेड है। सोशल मीडिया को बोला गया, अब सोशल मीडिया इसके लिखे कोड चला जाएगा, फिर वो पिंग पोंग होता रहेगा, पर फायदा तो नहीं हुआ ना आम आदमी को। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा बृहद स्तर पर एग्रेसिवली पिक करना होगा, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से गेम निकल जाए। ये वैसे ही हो गया जैसे कि हमने साइबर एक्ट जब बनाया था और वो बहुत टाइम हो गया था, तब तक बहुत ज़्यादा लोगों का डैमेज हो चुका था, और जब पानी सर से ऊपर होने लगा तब जाके बनाया गया। और उसमें भी बहुत मुश्किल होता है उसको साबित करना, वो अपने आप में एक चैलेंज बन बिल्कुल। जाता है। क्योंकि जब हम एआई की बात करते हैं, और आपने जिस तरह से बताया कि छोटे देशों की नहीं सुनता, भारत में ग्लोबल समिट हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उपभोक्ता वर्ग बहुत बड़ा है, और शायद यही वजह रहती है कि जितनी भी एमएनसीज रहती हैं उनकी हमेशा से नज़र रहती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो, भारत पे नज़र रहती है। अब ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है और आपने जिस तरह से बताया कि भारत तीसरे नंबर पर है, आपको क्या लगता है कि भारत को उपभोक्ता की नज़र से देखा जाएगा, या जिस तरह से एआई में भारत तरक्की कर रहा है, जिस तरह के स्टार्टअप्स हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं और जिस तरह का स्किल हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, क्या भविष्य में ये कोई नेतृत्व कर सकता है भारत इस क्षेत्र में, निर्णायक कुछ कदम उठा सकता है एआई के क्षेत्र में बाकी देशों के मुकाबले? देखिए यही नेतृत्व करने के लिए समिट हुआ, और ये आभास करा दिया पूरे विश्व को। 100 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि यहाँ हैं, और सारे एआई एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग दुनिया से लोग आए हैं, डिस्कशन चल रहा है। एआई को यदि काउंटर करना है ना, तो एआई से ही करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब हमें ना थोड़ा सा देशों को साथ लाना पड़ेगा। अब सारी जो एआई का नेगेटिव यूज़ है यदि वो रोकना है, तो लोगों को आपस में जब तक साथ नहीं आएंगे तो उसका बेनिफिट क्रिमिनल उठाएंगे, ऐसे लोग उठाएंगे जो नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं। गाइडलाइन आप अपने देश के लिए बना लोगे, बगल वाले देश के लिए थोड़ा बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके बगल वाले देश में बैठ के बंदा वही करेगा, तो आप कैसे रोकेंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जब तक हम साथ बैठकर निर्णय ना लें या फ्रेमवर्क ना बनाएं, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा ही नहीं। और उसकी वजह से जैसे डार्क वेब जैसी चीज़ें पनप जाती हैं, क्योंकि ग्लोबल कंसेंसस ही नहीं है, तो वो उस पर लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वही चीज़ एआई के संग ना हो जाए, इसके लिए भारत एक लीड ले रहा है, और भारत पर लोगों को भरोसा है। देखिए हमसे पहले जो दोनों देश हैं वो है यूएस और चाइना। फॉर्चुनेटली हम एक ऐसी जगह पोजीशन है इस समय कि इन दोनों देशों से ज़्यादा ग्लोबल कम्युनिटी को भारत पर विश्वास। फॉर्चुनेटली हमारी पोजीशन आज की डेट में फिलहाल से- जो जियोपॉलिटिक्स फिलहाल है जो- सिनेरियो जो चल रहा है उसमें तो अब यही ऐसे में यदि कोई लीडर चुनना है तो भारत बन सकता है, और भारत ने ये सबमिट कराया, ये एक उस तरह का इंडिकेशन है कि हम गवर्न कर सकते हैं एआई बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क पॉलिसीज। पर उसके लिए भागना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को मिनिस्ट्री ऑफ एआई की ज़रूरत है, क्योंकि यदि एक मंत्रालय ही नहीं होगा हम्म। तो ये इवेंट का आउटकम जो निकलेगा वो
मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अभी नहीं मैनेज कर पाएगी, दे आर इनटू सो मेनी थिंग्स। एक सोशल मीडिया गाइडलाइन लाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। एआई में हमारे पास उतना वक्त नहीं है। आप हमें सोशल मीडिया गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए ना कि खुद का भारत का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। हाँ, सारे प्लेटफॉर्म आप चाहे एक्स देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए जिससे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक देखिए, कौन सा ऐसा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो भारत का अपना है, जहाँ से लोग ये कह सके कि हाँ ये हम भारत का है और ये भारत यहाँ पे लीड कर रहा है। जब वो नहीं बन पाया तो एआई के क्षेत्र में या तो आपको लगता है कि अभी शुरुआत है, अभी समय है, अभी ही हावी हो जाना चाहिए अपने स्किल्स को लेते बिल्कुल। हुए। और वो कैसे होंगे, वो उस तरीका ही बता देता हूँ। हुँ। क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि अब तो डेटा चला गया, अब तो जो कुछ है फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ही मैनेज करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, हर 10 साल, 15 साल के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है डिसरप्शन करने की, और वो टाइम अभी है। होगा क्या? अब आएगा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट। ओके। अब सब लोग जाएंगे डेमोक्रेटाइज करने के लिए। अब मोनोपोलिस्टिक इंटरनेट नहीं चलेगा। जैसे आज की डेट में फेसबुक पर आपके खिलाफ कोई लिख देता है, अब आप फेसबुक की रिक्वेस्ट करते हैं डिलीट कीजिए, ये तो गलत है। फेसबुक कहता है अरे यार मुझे तो ये गलत नहीं लग रहा, हमारे लॉ के हिसाब से तो ठीक है। फिर आपको नहीं हमारे लॉ के हिसाब से गलत है। वो बहस चल रही है, तब तक तो डैमेज हो गया ना। उसने 2 महीने बाद डिलीट कर भी दिया, तो आपको क्या सुकून मिल रहा है? यहाँ तक पॉलिटिकल बायस्ड भी होता है। होता है ना। अब वो ये पूरा मजे लेता है फेसबुक या कोई यूट्यूब या है। गूगल। मैं जो कहना चाहता हूँ कि कल के दिन एक ऐसा सोशल मीडिया हो जो डेमोक्रेटाइज हो, जिसमें एक व्यक्ति को मैंने पावर ही नहीं दी है, डेमोक्रेटेड है। आज की डेट में क्या है कि एक व्यक्ति को जो पावर दे दी तो वो मोनोपोली चला रहा है। यूट्यूब ने कहा मैं डिसाइड करूंगा कि भाई हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। ट्विटर ने कहा नहीं नहीं हमारे हिसाब से सही है, फिर वो हर देशों के संग कॉन्फ्लिक्ट है। मैं ग्लोबली यदि एक ऐसा सोशल मीडिया ले आऊं जिसमें कोई ये व्यक्ति ओनर है नहीं, जैसे ब्लॉकचेन बेस्ड बिटकॉइन, देयर इज नो ओनर फॉर दैट मैटर, कम्युनिटी है वो चला रही है। अब यदि 100 लोगों ने कह दिया कि ये गलत है तो गलत है भाई, एग्जैक्टली तो आप खत्म हो गई, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटेड सिस्टम है। सो इंटरनेट अभी वैसी मूव करेगा, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सारी डेमोक्रेटाइज हो जाएगी, ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाएंगी। और यहाँ पर हम लीड कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम क्रिएट, हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास यूथ है, यूजर्स है हमारे पास, यूजर्स लोग हमारे, हैं जो हम, इंडियन क्योंकि देखो जो चलेगा उसकी जिसके पास नंबर है, नंबर है, हमारे एग्जैक्टली पास है नंबर ना। है। तो हम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट की फेवर में भी चल पड़े, तो फिर हम ड्राइव कर रहे होंगे, हम लीड कर रहे होंगे, हम एथिक्स डिसाइड करेंगे कि ये ठीक है, एथिकल है या अनएथिकल है। अभी सब चीज़ें यूएस के एथिक के हिसाब से चल रहे हैं। वो चीज़ है, वो जो अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूँ यही है इसी समय। तो ये भारत सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि समय है अभी, जब समिट चल रहा है तो निश्चित तौर पे जिस तरह से आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये बात वहां पर भी उठी होगी या सरकार तक भी ये बात पहुंची होगी। लगता है यही सही समय है क्योंकि फर्स्ट मूवर हमेशा फायदेमंद रहता है इस तरह की चीजों में, अगर ऐसा कुछ होता है, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो या जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या डेमोक्रेटिक जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए। देखिए मुझे एक चीज़ पे बड़ा भरोसा, हमारे प्रधानमंत्री जी कमाल के प्रधानमंत्री हैं। मुझे जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि वो कभी 5 साल 10 साल का नहीं सोचते। उनका विज़न होता है 50 साल का, भले ही वो रहें ना रहें, विज़न वहाँ का है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सीड आज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप 10 साल बाद नहीं सोच सकते कि अब अचानक से मैं लीडर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो विज़न दिया उसमें आप देख रहे हो एआई है, फिर क्वांटम है और क्वांटम एआई, ये तीनों चीज़ें आज बता दी। एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। यदि हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा हो गया, इसीलिए मैं सजेशन किया कि यदि डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होगी तो शायद एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि डिले हो रही हैं। एंड आईटी अब इज इनटू एवरीथिंग, सो दे हैव सो मेनी थिंग्स फास्ट टू हो गया वास्ट हो काफी। गया। हाँ, इनफैक्ट एक मिनिस्ट्री ऑफ साइबर भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल साइबर होनी चाहिए। सिक्योरिटी एक अलग चैलेंज आ गया है। बहुत बड़ा, और और एआई आने के बाद हाँ, और बहुत ज्यादा बड़ा बढ़ चैलेंज। जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझनी होगी कि हमारी ज़िंदगी का 80% टाइम हाँ, इंटरनेट पर बीत रहा है, तो क्रिमिनल भी वही हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी वही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी वही हैं। अब आपको 80% जो जगह है वहाँ के लिए मिनिस्ट्री चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आप बात है। फिजिकल वर्ल्ड के लिए अब उतना लोग नहीं टाइम बिता रहे हैं, सब वहाँ बैठे हुए हैं। सो माय पॉइंट इज दिस इज द राइट टाइम, और आई एम श्योर कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोच रखा होगा, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वरना ये समिट इतने लेवल पर कराना। बिल्कुल ये तो है कि आने वाला समय, लेकिन एक जो प्रश्न मैं जो आपसे पूछ रही थी कि जो खतरा मंडरा रहा है, पहली बात तो ये कि एआई से एक आम नागरिक को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, फॉर एग्जांपल मीडिया में हो, बैंकिंग, लीगल, आईटी, कॉल सेंटर, ये मेन सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरे की बात कही जा रही है। इन सेक्टर के लोगों को एआई के साथ कॉम्पीट नहीं करना या एआई का इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए करना हो या बेरोजगारी से बचने के लिए करना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो मैं, आप गौर से देखिए कि एक बंदे को मशीन की तरह ट्रीट किया जाए कॉल सेंटर में, बिल्कुल सही बात है।
ये जॉब आपको ऐसी लगती है कि एक लंबे समय तक कोई कर पाएगा, मतलब जिसको क्योंकि उसने कॉल किया है, सामने वाला गालियां दे रहा है वो बेचारा फ्रस्ट्रेट, उसको टेम्परामेंट भी मेंटेन रखना है। पर इससे रोजगार बहुत मिल रहे हैं ना लोगों को। मिल रहे थे, फिर धीरे धीरे वो चैट बॉक्स और इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गए थे। अभी जी। क्या है कि अब वो ह्यूमन ही हो गया है, मतलब एआई इस हद तक रिएक्ट करेगा कि अब आपको ह्यूमन इमोशन के साथ जवाब देता है। इस तरह वो गुस्सा नहीं होगा, इरिटेट नहीं होगा, पर एफिशिएंट होगा, क्विक होगा, फटाफट करके दे देगा, आपको फिर भी ढूंढना पड़ेगा चीज़ें। सो एआई वाज सपोज टू डू दैट। जो एआई का फाउंडर था ना, उन्होंने कहा था कि यदि 100 साल के बाद कभी एआई बना, जिस समय उन्होंने सोचा था ये कॉन्सेप्ट, तो लोगों को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस चीज़ को लेकर होगा कि हमें एआई को बनाने में 100 साल लग गए। दिस विल बी द शॉकिंग थिंग, बिकॉज एआई थोड़ी नेचुरल चीज़ है। इट्स लाइक अवर ब्रेन, हम भी तो एआई ही हैं। हमें जैसा डेटा दिया जाता है हम वैसा बन जाते हैं। सो वी ऑल आर दी प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस अवर बट। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट है, वही तो एआई कर रहा है। एआई को हमने दिया, उसकी न्यूरॉन ट्रेन की। तो बोले इतनी सी चीज़ समझने में इतना टाइम क्यों लगा? ये बेसिक था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इस तरह से डिज़ाइन है, वो हमें मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड में ट्रेन कर देता है कि भाई क्विक आंसर दीजिए, याद करो, बताओ। रिएक्शन फास्ट में चाहिए कि 2 छक्के 12 तो आपने बताया तो हाँ ठीक है साहब, परफेक्ट है आदमी। आपने सोच लिया तो अरे स्लो प्रोसेसर एग्जैक्ट। है ना, या आपको याद है कि नहीं कि फलाने टाइम पे ये हुआ था तो बता दीजिए। आपने अपने रैम में गए और फटाफट फास्ट। ये तो एआई आपसे हमेशा बेटर करे, ये दोनों चीजें। जी, सही बात है। तो आप कहाँ क्या एजुकेशन दे रहे हो बच्चे को? माय पॉइंट इज कि बेसिक एजुकेशन के संग आपको चाहिए कॉग्निटिव स्किल। जैसे एआई क्या नहीं कर पाएगा, मुझे एक होलिस्टिक पिक्चर चाहिए किसी चीज की। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, उस बिजनेस में मुझे ये अचीव करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए निकाल के दो, वो यही निकाल के दे देगा, बट दैट थॉट मुझे लाना पड़ेगा, जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और वो इतना शक्तिशाली और उसमें इतना डिस्क्रिप्टिव हो कि वो उस हिसाब से काम करे, वरना आप भी वही एआई यूज कर रहे होगे, मैं भी कर रहा हूँ, मैं आगे निकल जाऊंगा, आप स्लो रह जाओगे। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एआई, इट्स बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट यू नीड। आपने उसके लिए अपने आप को ये जो बात हो रही है ना, नई स्किल सीखो, ये कहना अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम भारत की जनसंख्या देखें या भारत में अलग अलग वर्गों को देखें, कितना आसान है नई स्किल सीखो को कहना तो आसान है, लेकिन क्या हर व्यक्ति के पास ये संसाधन है कि वो इन स्किल को सीख सके? और अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से एआई का आपने यहाँ पूरा वर्णन किया है, ये तो तय है कि अगर नहीं सीखेंगे तो रेस में आप पिछड़ जाएंगे, और एआई जो सीख लेंगे वो आगे निकल जाएंगे, और यही सब एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं। एक्चुअली सबसे कमाल की बात पता क्या है, एआई है ही इसलिए कि आपको कुछ सीखना ना पड़े, बिल्कुल। है ना? क्योंकि यदि आपको कुछ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल, हमारे यहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन में टूल होता था सीडीआर एनालिसिस या आईपीडीआर एनालिसिस, तो उसमें 6 दिन की 1 महीने की ट्रेनिंग होती थी कि भाई ये डेटा आ गया, कॉल डेटा रिकॉर्ड, अब इसमें ढूंढिए कि किस फ्रीक्वेंट कॉल कौन थे, प्रॉक्सिमिटी वाले लोग कौन थे, लोकेशन यहाँ से जब हुई तब कौन कौन से कॉल हुए, रात में कितने हुए, दिन में कितने, तो टूल से हम चला चला के निकालते थे। तो जो ये जो कर लेता था उसको क्या बात है, क्या इतना बात काम है कर साहब। दिया अब क्या होता है पता, एआई। वो सीडीआर आपने अपलोड मारा, आपने कहा भाई कितने कॉल रात में हुए, निकाल के देता है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, आप पूछ क्या रहे हो, आपको क्या पूछना है जिससे आपका केस सॉल्व होने वाला है, वो पूछना तो आप ही को पड़ेगा ना। इसी तरह आईपीडीआर आपने दिया, अब आपको वो टूल सीखने की जरूरत नहीं है, एआई है ही इसलिए कि आपको कुछ सीखना ना पड़े। एआई ये है इसलिए कि आप जो करना चाहते हो वो एक्सप्लेन ढंग से कर सको। यदि आपने एक्सप्लेन ढंग से कर दिया तो वो ऐप भी बना देगा, एक्सप्लेन ढंग से कर दिया तो ऐप वेबसाइट भी बना देगा, होस्ट भी कर देगा, सब कर देगा, पर आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। सो आई थिंक इतनी स्किल तो आप में। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं कि अब अगर ये काम करना है ना, कि आपने डेटा निकाला, आपने सीडीआर दिया, और वो ये एक ऐसा काम है, इसके लिए आप कोई व्यक्ति रखेंगे नहीं, फिर ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा, और इसीलिए ये सवाल उठता है कि जो लो स्किल्ड जॉब्स होती हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगी? फिर ये जो गैप आएगा, ये जो असमानता आएगी, उसको भरने के लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि बेरोजगारी का लेवल कहीं ना बढ़ जाए, ये भी तो एक सवाल है ना। जो आपने तो रिप्लेस कर दिया, आपके पास अब एआई है, अब आप उससे काम करवा लेंगे, तो जो व्यक्ति कर रहा था उसका रोजगार गया ना। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा विजन जो है, क्योंकि जॉब वाली बात है, मैंने सोच रखा है कि मैं 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर 20 लाख लोग ट्रेन करूंगा। अब देखिए नई जॉब जी। तो मुझे लगा कि जैसे सीए एक प्रोफेशन है, जैसे लॉयर एक प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर एक प्रोफेशन, ऐसे एक नया प्रोफेशन आना चाहिए होगा
जिसका नाम है साइबर एक्सपर्ट। आज आपका फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, अब आप किसी के पास गए कि साहब ये स्कैन करना है, उसमें वायरस तो नहीं है, तो किसके पास जाएंगे आप? है कोई? क्या करेंगे आप? वो यूट्यूब करेंगे, ढूंढेंगे, जूझेंगे, पर आप कॉन्फिडेंट कभी नहीं होंगे कि यार मैंने जो कर रहा हूँ वो ठीक है, कहीं उसी चक्कर में ना फंस जाऊँ मैं। एग्जैक्टली ये तो आप हो जाना चाहिए है था ना, अब ये तक। तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है। अच्छा, अब आप चले गए किसी एक व्यक्ति के पास, सो कॉल्ड साइबर एक्सपर्ट, और आपने कहा कि साहब ये मेरा फ़ोन स्कैन कर लो। आपको क्या पता वो बदमाश नहीं है? उसने उस समय तो ठीक है मैम, सब ठीक है, बढ़िया, और उसने कुछ डाल दिया जो 2 महीने बाद आपको हमने नुकसान देखे ऐसे क्राइम, हमने देखिए। देखे हैं। सो आपने अब आप देख रहे हो कि आपके सामने एक नीड है पर उसके सामने प्रोफेशन नहीं है। सो आई एम ट्रेनिंग 2 मिलियन पीपल इन इंडिया जो आपको सर्विस देंगे, दिस विल बी लाइसेंस्ड प्रोफेशन। कि यदि उसने गड़बड़ की तो मैं उसका लाइसेंस रिवोक कर लूंगा। तो जैसे आपको, अच्छा डॉक्टर गड़बड़ क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है कि यदि एक गड़बड़ हुआ तो लाइसेंस गया, लाइसेंस गया। लॉयर का लाइसेंस गया, सीए का लाइसेंस, तो वो गड़बड़ नहीं करते, थ्रेट है ना। हम्म, वैसा थ्रेट चूंकि नहीं है प्रोफेशन में, तो वो बदमाशियां कर रहे हैं। मैंने उसको लाइसेंस बेस बना दिया, ट्रेन मैं करूंगा, मैं उसको 40 एसओपी सिखाऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम कि डिलीटेड डेटा रिकवर कैसे करना, आपका व्हाट्सएप चैट डिलीट हो गया, मैं रिकवर कैसे करना बता दूंगा उसको। मैंने कहा फ़ोन स्कैनिंग करके एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज़, मैक, आपका स्मार्ट वॉच, टेलीविज़न, जो भी आईओटी डिवाइसेस हैं, राउटर, या रूट कॉज एनालिसिस करना ही, कुछ हुआ तो क्यों हुआ, जीमेल हैक हो गया रिकवर कैसे करूँ, फेसबुक हैक हो गया रिकवर कैसे करूँ, पैसे चले गए वापस कैसे आएंगे, पूरा एसओपी है कि ये कीजिए वापस से वापस आए। मैं 800 करोड़ तक वापस करा चुका हूँ पिछले 15 साल में। मैं आप इस सोच बात रहे पे हो ये, हैरान हूँ हाँ, कि आज की डेट में हर व्यक्ति मोबाइल लेके चलता है, हर व्यक्ति को इस चीज़ का डर होता है। इवन मेरे पास कोई पॉपअप कुछ ऐसा आएगा तो डर लगता है कि इसको करे या ना करे, कर दिया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और अगर हो जाए तो वाकई में हम गूगल करेंगे, यूट्यूब जाएंगे। ये जो पूरा आप जो 20 मिलियन आप बता रहे हैं, ये 2 20 मिलियन, लाख 2 2 मिलियन लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, ये प्रोफेशन अब तक बन जाना चाहिए क्योंकि ये समय की बहुत बड़ी बिल्कुल ज़रूरत बहुत है। जरूरत, और इसके साथ-साथ मुझे लगता है एआई भी आप साथ में शुरू कर दीजिए कि अगर आप वही डीप लोग फेक हैं, डीप फेक से अगर आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इसमें साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा आपने बताया, इन सब के कितने और अवसर खुलेंगे जैसे आप अभी बता ही रहे हैं। इसके लिए अब ये जो 2 मिलियन लोग हैं, ये कहाँ जाएँ? कैसे संपर्क करें अगर ये आप करना है तो? नहीं, और क्या ये एज ग्रुप होता है तो वो जैसे? तो खैर मैं अपने ही लेवल पे कर रहा हूँ। आपको लगता नहीं कि एक मुझे कोर्स होना चाहिए जैसे होता है होना चाहिए, प्रॉपर? मैंने कई सारे कोर्सेज स्टार्ट करने की कोशिश की, पर होता क्या है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है हुँ, कि ग्राउंड से जब कोई डिमांड आती है ना, और जब वो किसी मिनिस्ट्री तक जाती है, हुँ, उसमें बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं। जैसे कि एक साइबर कमांडो करके एक प्रोग्राम शुरू हुआ, पुलिस ऑफिसर्स को सेलेक्ट किया गया कि आपको साइबर एक्सपर्ट बनाया जाएगा, साइबर कमांडोज बनाए जाए। हुँ। पर जब मैंने वो कोर्स स्ट्रक्चर देखा तो आई वाज नॉट हैप्पी, बिकॉज़ उसमें वो चीज़ें पढ़ाई जा रही थी जो इंजीनियर, जैसे कि आप, कोडिंग एंड ऑल जिसमें हाँ, मतलब कोडिंग सिखा रहे हैं, टेक्निकल पाइथन ज़्यादा है। सिखा रहे हैं, या आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करो। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है उसको। हुँ, उसको इन्वेस्टिगेशन सिखाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये किसी भी प्रोफ़ेसर ने इन्वेस्टिगेशन कभी किया ही नहीं। जब किसी प्रोफ़ेसर ने नहीं किया होगा तो उसको दे दोगे आप कोर्स बनाने, वो तो वो दिखाएगा ना जो वो अपने कोर्स में पढ़ा रहे होगे, यही सिखा देता हूँ। अब ये अपने आप सीख लेगा, अपने आप थोड़ा ना होगा। जो व्यक्ति सब कुछ करके एक जॉब लेके अंदर आया है, हाँ, उसको तो हैंड्स ऑन चाहिए चीज़। बिल्कुल सही बात है। अब वो डिग्री के लिए नहीं आ रहा है, अब वो हैंड्स ऑन स्किल के लिए आ रहा है। वो इतना बड़ा गैप आ गया, एंड आई वाज़ नॉट हैप्पी, आई एम अपफ्रंट सेइंग, मैंने कहा यार ये कोर्स ऐसे नहीं बनना चाहिए। हुँ, अब मैं सजेस्ट करूँ, हाँ, फिर वो इम्प्लीमेंट हो, फिर उसमें ईगो प्रॉब्लम्स आ जाए लोगों के, मैंने कहा मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। सो मेरा क्या है कि ज़रूरी नहीं कि अब हर चीज़ लोगों को सरकार के थ्रू एग्जीक्यूट हो। देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, आप कर दो शुरू। शुरू करोगे, लोग ट्रेन होंगे, अपने आप लोग जुड़ना शुरू हो जाएँगे। सो माय वे ऑफ वर्किंग इज़ लाइक, तो मैं बहुत कोशिश, ऐसे नहीं, पिछले 7-8 सालों में मैंने कोशिश की कि मैं पुलिस में मैंने करीब 7-8 लाख लोग ट्रेन किए हैं। लेकिन जिस तरीके के होते थे ट्रेन, वो ऐसा है कि 4 दिन की या 6 दिन की ट्रेनिंग में चाह रहे हैं कि वो सब एक्सपर्ट हो जाएँ, ऐसे नहीं हो सकता। सो पुलिस का माइंडसेट अलग है। पुलिस को जब हायर किया गया था तो उसको कंप्यूटर पे बैठ के क्राइम सॉल्व करने के लिए नहीं किया गया। तो हमेशा मेरी रिकमेंडेशन ये रही कि आप एक अलग पुलिसिंग स्टार्ट कीजिए। हायरिंग के टाइम पे उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारा पूरी लाइफ लॉन्ग तुम कंप्यूटर पे बैठ के साइबर क्राइम सॉल्व करोगे। अब वो वैसे ही आएगा ना, उसका इंटेंशन ही वही होगा। उसको फील्ड में जाके लोगों को नहीं पकड़ना है। पर आपने पकड़ा, उसको हायर वैसे किया, वो मोटिवेशन वैसे हो के आया था कि मैं तो एक दरोगा बनूंगा और अभी तो बाइक चलाऊंगा, और उससे कह रहा आप 24 घंटे आप, तो वो वैसे वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर उससे कह रहा हूँ आप सीखो भी। ये गैप्स, ये सिस्टम के गैप्स, इसको ये आराम से इनिशियल स्टेज पे ही हाँ, शुरू कर दे, इसलिए ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, हायरिंग के समय कर दो। है ना? भाई ये अलग विंग है। पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो अब रहता है। जैसे एयरफोर्स वाला, वो एयरफोर्स के लिए ही आया है ना, हुँ, उसको आप टैंक चलाने के लिए नहीं बोल सकते। इज लाइक दैट। इतना गैप है, आप जबरदस्ती उसको फील्ड जॉब करने के लिए लेके आए हो, उसको सारी, उससे कहा है कि अब आप एक्सपर्ट बन जाइए पाइथन के। कहता मैं पाइथन क्यों सीखूं? ये बिल्कुल सही बात है। और ये एक तरह से देखा जाए जो आप बात कर रहे थे उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ
अगर एआई आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह से भी बताया कि पुलिस में है, अगर आप जर्नलिज्म में या आप ये कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उसमें भी एक अलग से वो बनती है फैक्ट चेक की हमने एक अलग से शुरुआत करनी शुरू कर दी है सारे मीडिया ने, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टूल हो गया है और एक स्किल हो गया है। जैसे पहले बीट होती थी ना, क्राइम बीट हाँ होती हाँ है, इस तरह से फैक्ट चेक भी एक बिल्कुल बीट फैक्ट होने चेक लगी है। हाँ तो वहाँ पे भी रास्ते खुलते हैं, लेकिन स्किल होना उसके लिए ज़रूरी है, सीखना तो अब पड़ेगा ही। जैसे इतनी अच्छी बात बोली आपने फैक्ट जी। चेक एक बीट है एक वेबसाइट कोई बताइए जिसमें लोग फैक्ट चेक कर सकें है ना आपको पता होगा क्योंकि हाँ, आप ये तो मीडिया में हैं लेकिन आप पब्लिक में किसी को नहीं पता नहीं पता होते हैं लोग। वो क्या करते हैं वो जैसी वीडियो आया फिर अरे उसी पर शेयर करना शुरू करते हैं उन्होंने कहा भाई ये तो और उसको कोई चेक कर देगा तो फिर ये अच्छा ये तो ये गड़बड़ है। हाँ और वो जैसे भी चेक टीआईबी भी ने शुरू चेक किया भी था। 1 लाख में कोई एक करता या 1 करोड़ में कोई एक करता मैं सच बता रहा हूँ मतलब लोग इतने एजुकेटेड लोग ऐसे कंटेंट फॉलो कर रहे होते हैं या फॉरवर्ड कर रहे होते हैं जो मुझे देख के लग रहा है कि फ्रॉड है कि ओशो ने ये कहा था अंबेडकर जी ने कहा था चल रहा है वो या ऋग्वेद में लिखा है ऐसी चीजें चल रही होती हैं अरे भाई एक बार उसको क्रॉस चेक करने के लिए। आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 100,000 सच टूल्स एक भी नहीं फैला दो मार्केट में हर व्यक्ति को पता हो प्रमोट ऐसे करो कि सबसे पहले वो यहाँ चेक करे मजाक उड़ना शुरू हो जाए जैसी ऐसे पोस्ट वालों का मजाक उड़ना शुरू हो ह्यूमिलिएशन होगा, क्रेडिबिलिटी खत्म खत्म हो होगी ना। जाएगा हाँ, क्योंकि आपने ये बात दी है तो ये यानी स्टार्टअप के आइडियाज़ दे दिए आपने लोगों को। तो स्टार्टअप की अगर हम बात करें कि काफ़ी स्टार्टअप्स हमने देखे हैं यहाँ पर अभी आए हुए हैं भारत मंडपम में। आपको लगता है कि इतने स्टार्टअप्स के लिए एआई स्टार्टअप्स के लिए भारत में फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पर्याप्त है या इन पे भी काम करने की ज़रूरत है? नहीं देखिए जो स्टार्टिंग है वो तो एक पायलट की तरह होती है हाँ। और कोई भी सरकार ब्लाइंडली नहीं आगे बढ़ती है जैसे अभी 1,000 करोड़ दिया गया एआई के लिए उसका रिजल्ट आ जाएगा 1 साल में ना, उसके बाद अगले बजट में 5,000 करोड़ दे देंगे पता चलेगा क्या हाँ, होगा। तो हाँ। वो ये मेरे ख्याल से इज अ गुड स्टार्ट हाँ। कोई पॉइंट नहीं है कि आपने 20,000 करोड़ अलोकेट करो पर एग्जीक्यूशन प्लान ही नहीं है उसका तो वापस आता है बजट से ऐसा कई बार हुआ है सो आई थिंक दिस अ गुड स्टार्ट कि कम से कम एक फंड है और उससे एक मैंडेट तय होकर एग्जीक्यूट कर लिया जाए लेकिन यह है कि एग्जीक्यूशन भी फिर उतना ही अच्छा हो बहुत सारे सरकारी फंड होते हैं जो एलोकेट होते हैं लेकिन वो फिर ना रिजल्ट नहीं आता है एग्ज़ैक्टली मुझे जैसे ना। बहुत दुख होता है उसका जैसे निर्भया फंड था अब क्या हुआ उसका वो भी 1,000 करोड़ के करीब दिया गया था नहीं है रिजल्ट आज भी महिलाएं उतना ही असुरक्षित फील कर रही हैं तो फिर उस फंड का क्या हुआ वो तो इसीलिए किया गया था ना सो माय पॉइंट इज कि एग्जीक्यूशन पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है और अकाउंटेबिलिटी तय करना जरूरी है कि यदि नहीं हुआ ना तो फायर करो हुँ। फायर करना पड़ेगा आपको आप ये नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं फेल हो गए ना आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी ये दिया था और ये हमें आउटकम चाहिए था और नहीं आया और उसका 80% भी आया है तो फिर देयर शुड बी समवन अकाउंटेबल वो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कहीं यानी इस वजह इस से क्षेत्र में काम करना पड़ेगा क्योंकि ज़िम्मेदारी तो तय करनी ही तय पड़ेगी करनी पड़ेगी और जब तक ज़िम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, वो डर नहीं रहेगा ना, तब तक वो हो नहीं पाएगा। एक और चीज़ जो एआई के साथ प्रश्न जुड़ता है कि हमने देखा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में एआई आ रहे हैं। लेकिन एआई के आने से आम लोगों को सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या इससे चीज़ें सस्ती होंगी? चाहे शिक्षा की आप बात करें, चाहे स्वास्थ्य की। आज मैं पढ़ रही थी कि ऐसा एआई ऐप आया है जो कि आपको देख के आपको ओरल कैंसर है या नहीं है वो बता देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी कई चीज़ें, किसानों के लिए जो ऐप आए हैं वो बता देंगे कि मिट्टी कैसी है, मौसम कैसा है, बारिश कब होगी, तमाम चीज़ें बता देंगे। लेकिन आर्थिक तौर पे उसका कितना फ़र्क पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि कहीं ऐसा ना हो महँगा पड़ जाए। पहले मैं इसको 2-3 तरीके से जवाब दूँ जी। बेटा अब पता है कि कोई भी चीज़ महंगी होती क्यों है इसलिए नहीं कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है इसलिए कि उस चीज़ को अवेलेबल किया नहीं जा रहा डिमांड एंड सप्लाई की आप बात हम कर रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्रिएट करते हैं होता नहीं है यदि मैं आज भी गेहूं की बात करूं तो इतना सरप्लस है कि बैठ के 5 साल खा जाएगा देश लेकिन वो रोक होल्ड किया जाता है इसी तरह बाकी चीज़ों के लिए भी होता है ना कि एक्सक्लूसिविटी बना दो अब एक नया ट्रेंड आ गया कि ये तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है क्यों भाई एक्सक्लूसिव क्यों है क्योंकि उसका पैसा मुझे ज़्यादा चाहिए बनाने को मैं 10,000 बना दूं वैसे एक घड़ी तो है लेकिन मैं 4 बनाऊंगा सही बात है। ताकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है अब 4 ही मिलेंगे आपको तो आप 1 करोड़ भी दे दोगे ये कई बार हम महंगाई क्रिएट करते हैं अब आते हैं एआई पे यदि हमने एआई बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर शुरू किया और प्रोडक्शन इतना गुना बढ़ गया कि तुम क्या स्टोर कर लोगे हाँ, सही ना बात आप है। कर ही हाँ, क्या लोगे हाँ, स्टोर तो सही दाम ही गिराओगे और क्या करोगे हाँ। तो महंगाई तो कम होगी ना बेसिकली उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ या आप कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हो इफ इट कैन बी प्रोड्यूस मोर देन इट्स डिमांड
और इस हद तक बढ़ जाए कि वो 50 पड़े हुए हैं, तो फिर उसकी कीमत गिर जाती है। यही होगा एआई के साथ। आप उन चीज़ों की वजह से नहीं कमा पाएंगे जो चीज़ अभी तक आप समझ रहे थे कि हम तो सब कर लेंगे तेल चावल बेच के कमाएंगे, हाँ। क्यों कमाएंगे भाई? हाँ, ये सही तो बात ये है। तो बड़े आराम से बन रहा है। या किसानों को बेचारों को नहीं मिलता था और बाकी मीडिएटर कमा रहे थे बिकॉज वो कंट्रोल कर लेते थे डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल आई थिंक दैट कैन, वो भी एक डेमोक्रेटाइजेशन का ही पार्ट है कि वैसा होगा। हालांकि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करता हूँ, नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर 20 इयर्स 25 इयर्स 30 इयर्स, कि इमेजिन कीजिए कि आप घर बैठे हैं, आपकी 4 नीडी हैं, खाना चाहिए, घर चाहिए और स्वास्थ्य स्वास्थ्य हेल्थ चाहिए। चाहिए आपको। मैंने ये चीज़ें फ्री कर दी आपके लिए। मैंने खाने का कोई हाइपोथेटिकल है हाइपोथेटिकल कि भाई इतना है प्रोडक्शन, क्योंकि आदमी तो कर नहीं रहा है, मशीन कर रही है, तो कर रही है भाई, अब तुम्हें क्या करना है? सही बात है। सोलर एनर्जी से एनर्जी आ रही है, हाँ तो आपका खाने का पैसा नहीं लिया जाएगा भाई। खत्म हो गया प्रॉब्लम। मैंने कहा आपके हेल्थ का भी ट्रीटमेंट जो है वो, हम्म, तो अब आपका फोकस कहाँ होगा? है ना, कई बार देखो कुछ चीजें आप देखना, कुछ लोग हैं जो आज भी गांव में जाओगे तो साफ पानी पीने के लिए जूझ रहे हैं। ये जो आप ना। बात कर रहे हैं मुझे एकदम यूरोपीय देश याद आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं यूरोप के देश की अगर हम बात करें तो कि उनके पास इतने उनको संसाधन दे दिए संसाधन गए है हैं कि कि आप उनका फोकस अलग हो जाता है फोकस ना, अलग हो तभी जाता तो है। रिसर्च कर पाते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं रिसर्च कर रहे हैं कि पहले दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, पहले साफ पानी मिल जाए, पहले हवा मिल जाए, यही फंसे हुए हम पहले इनको तो सॉर्ट कर लें। आज के डेट में हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है और वहां पर किसी भी नलके को खोल देना, आपको क्लीन वाटर मिलता है। पूरे यूरोप में किसी नलके को खोल दो आप, हाँ अब नल से आप टॉयलेट का पानी पी सकते हैं और हम उसमें, बेसिक नीड्स के लिए अभी स्ट्रगल और कर हम रहे बेसिक नीड ले रहे हैं। तो पहले तो हम वो सॉर्ट आउट कर लें एआई के थ्रू कि भाई हैं। इतना तो कर दीजिए कि लोगों को इस चीज का पेमेंट बेसिक ना करना नीड्स पड़े कि पैसे आप पानी का क्यों पे कर रहे हैं। अब पानी को बिजनेस बना दिया लोगों और ऐसा बिजनेस बना दिया कि काला पानी, नीला पानी, हरा पानी। क्यों भाई, ये तो बेसिक है हमारा। फूड हैज बिकम सच ए बिग बिजनेस या हेल्थ हैज बिकम सच ए बिग, आई थिंक वी शुड यूज एआई टू सॉर्ट आउट दीज बेसिक थिंग्स कि भाई हर किसी को ये तो मिलेगा। एंड एजुकेशन तो डेमोक्रेटाइज हो जाएगी एआई से। अब लोगों को फोकस करो कि कुछ डिफरेंट करो। यदि आपको पैसा ही कमाना है इसके बियॉन्ड, तो यहाँ एक्सप्लॉइट मत करो लोगों को कि मैं किडनी निकाल के कमा रहा हूँ, ये क्या हरकत है, दिस इज नॉट डन। यहाँ पर आप छोड़ दो, एजुकेशन में छोड़ दो, फूड में छोड़ दीजिए, एंड देन देयर आर एम्पल वेज। लोग जो भी कह रहे हो ना, जो एक्सक्लूसिव जिनको चाहिए इनको है, क्योंकि विदेश तो कमा ही रहे हैं ना, वहाँ ये बेसिक चीजें सॉर्टेड है, एजुकेशन फ्री है, हाँ मूलभूत हेल्थ काफी हद आवश्यकताएं तक फ्री है, पानी फ्री, एजुकेशन साफ है, सब है। बिजली कभी जाती नहीं है। सो ये चीजें तो हमारा सॉर्टेड है ना। आई थिंक फॉर अदर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एआई विल बिकम अ बून टू सॉर्ट आउट दीज थिंग्स मच फास्टर देन द डेवलप्ड नेशंस। वरदान तो आपने बता दिया है लेकिन अभिशाप किस चीज में हो सकता है? तो क्रिमिनल भी तो इस्तेमाल करेगा। आपको क्या लग रहा है कि हम ही अक्लमंद हैं? क्रिमिनल के साथ साथ आम अगर इंसान की हम बात किया जाए, क्योंकि एक ये भी कह रहे कि ये इंसान की क्रिएटिविटी को कम कर देगा। एक क्रिएटिव इंसान बहुत कुछ चीजें, हमारे भारत में तो क्रिएटिविटी का काफी ही ज्यादा महत्व है। क्या ये सच है कि इंसान की क्रिएटिविटी कम करेगा? और क्योंकि पूरे टाइम आप प्रॉम्प्ट देने में लगेंगे तो वो, अब आपको पेंटिंग अच्छी बनानी है, मैंने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया तो मैं खुद ही पेंटर बन गई, पिकासो ही बन गई मैं। तो ये ट्रांजिशन का फेस है। ऐसा बिल्कुल होगा कि लोग प्रॉम्प्ट दे दे के कंटेंट बनाएंगे और फिर धीरे धीरे लोग उस कंटेंट से बोर हो जाएंगे। जो एआई जो भी कंटेंट बनाएगा ना, उससे भी बोर हो जाओगे आप। अब इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी हाँ, आती है मैं आपको कि बताऊं- ओरिजिनलिटी की Exactly, आज इंसानी की दिमाग मैं- भागता है। मेरी बेटी 11 साल की है जी और जब कोई एआई वीडियो आए तो फटाक से कहती है पापा ये तो एआई है। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता, क्योंकि मुझे तो रियल लग रहा है। एंड देन शी विल नोटिस नुएंसेस। जो बच्चे जेनजी जिसको हम बोलते हैं, इस पीरियड में पैदा हुए, जिन्होंने बचपन से इंटरनेट या मोबाइल देखा है, उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो गई है बिल्कुल ठीक है। जो हमारे अंदर नहीं है। हम तो वो टीवी के जमाने के, जो वो ऐसे हिल के टीवी आता था, तब भी हमें लगता था ये बड़ा अच्छा आ रहा है ना, हमारे लिए मुश्किल है, उनके लिए नहीं है। माय पॉइंट इज कि अब बिकॉज उस जनरेशन के चॉइस की बात है, दे विल गेट बोर्ड इजीली विद दिस एआई कंटेंट, दे डोंट वांट टू वॉच एआई कंटेंट। क्योंकि जो इंसान करता है ना, उसमें जो सोल है होता है, हमें आज समझ में नहीं आ रहा पर आएगा। ये ट्रांजिशन फेज है, जब चेंज हो रहा होता है ना, तो आपको सब मजा आ रहा होता है कि चेंज दिखता है। अरे वाह 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 वाह, कई नए म्यूजिशियन आए, उन्होंने नए नए अपने तरीके के हाँ, ऑटो ट्यून करके बनाना शुरू किया, वो हिट भी हो गए और म्यूजिक चल पड़ा, फिर धीरे धीरे खत्म भी हो गए। उनको अब फिर वही लोगों को सोल चाहिए कहीं म्यूजिक,
दिस विल हैपन विद एआई। एक क्योंकि आपने जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा की बात की है, एक बहुत बड़ी समस्या जो सामने देखने में आ रही है, जैसा आपने बताया आपकी बेटी ने तुरंत पहचान लिया कि ये एआई है। दैट मीन्स कि वो एआई जनरेटेड कंटेंट को बहुत ऑब्ज़र्व करती होगी, तभी वो देखती है और ऐसे आज के जेन अल्फ़ा बच्चे जो मोबाइल पे चलते हैं, इनके मानसिक विकास पे इसका असर पड़ रहा है और अगर एआई के ये डिपेंडेंट हो जाएँगी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एआई स्किल सीखो, तो निश्चित तौर पे माता-पिता जो हैं वो पीछे पड़ जाएँगे, तुम लोग एआई भी सीखो, एआई भी सीखो। स्कूल में भी वो एक जैसे कंप्यूटर शुरू हुआ है, वैसे एक एआई की क्लासेस होपफुली आगे जाके शुरू हो ही जाएँगी। क्या वाक़ई में ये मानसिक विकास पर भी असर डालेगा? क्योंकि आप जो है उतना सोचोगे नहीं ना, आप प्रॉम्प्ट दोगे, एआई आपको जवाब देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि एआई की वजह से एआई आपको हेल्प करेगा कि आपको सीखना नहीं है। एआई इज़ एक्चुअली रिप्लेसिंग दैट जी। पार्ट ऑफ योर स्किल जहाँ पर आपको सीखना पड़ता था। सीखना पड़ेगा, हाँ। और ये सीखना ही नहीं है, तभी तो एआई है। हाँ, तो अभी सवाल ये उठता है कि हम सिखाने के लिए भी एआई क्यों सिखा रहे हैं? हाँ। क्योंकि वहाँ तो मैं जो एंडोर्स करता हूँ, जैसा कि अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में हुआ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल, इंटरनेट एक्सेस रेगुलेट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी डाला है। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, जापान भी कर रहा है, चाइना ने तो पहले से कर रखा है। 45 मिनट्स का टाइम रेगुलेट कर दिया, उन्हें इससे ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस नहीं देंगे और 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बैन है। तो ये जो लॉ है इंडिया में भी आना चाहिए पहले, बिल्कुल। क्योंकि उस समय आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है। लेट इट ग्रो। कोई भी चीज़ यदि ग्रोथ टाइम पर ही आप उसको अपंग बना दोगे, जब चिड़िया का बच्चा उड़ना सीखता है ना, यदि चिड़िया ने कहा मैं उड़ा के दे देते तो फिर वो ज़िंदगी में नहीं सीख पाएगा। फिर वो डिपेंडेंट ही रहेगा, आपको गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात, एक आईटी टाइकून्स जितने हैं उनके आप इंटरव्यूज़ देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ देखिए, वो हमेशा कहते हैं कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हैं। बिल्कुल दूर जो खुद सोशल मीडिया क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको पता होगा ना कि दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। और तो आपको लगता है कि इसको लेके एक सख्त कानून भारत के अंदर आना चाहिए अब? कानून तो आना ही चाहिए। देखिए, कानून बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कानून से सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आपको सोसाइटल चेंज लाने होंगे, सोशल अवेयरनेस? सोशल लेवल। आप जब तक लोगों को नहीं लगेगा ना कि ये चीज़ उनके लिए बुरी है, वो नहीं सुधरने वाले। कोई भी व्यक्ति कानून से नहीं चेंज होता है, उसकी अंतरात्मा से चेंज होता है। यदि मैं आपका कत्ल नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं क्योंकि कानून से डर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि मैं अपने आँख मिरर में कैसे देखी, मैं किसी को कैसे जीव हत्या कर सकता हूँ, वो मुझे रोकता है। वो यदि आप किसी तरह से इनकलकेट कर पाएँ और वो लाया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस कि नहीं आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। मेरे पास केसेस आते हैं बच्चों के, जैसे मैंने अपने घर में 45 मिनट्स रेगुलेट कर दिया, वो भी एक प्री डिफाइंड टाइम है, मेहनत लगी तो हमने भी रेगुलेट किया, हम भी फ़ोन नहीं देखते फिर उसके बच्चे के सामने तो बिल्कुल नहीं, और हमारे लिए भी फिर उतना ही होना चाहिए, टाइमर लगा रखा है। अब केसेस जो आ रहे हैं मेरे सामने आप देखोगे तो आप भयावह सिचुएशन है। अभी आपने देखा गाजियाबाद में जो हुआ, 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, भोपाल में एक बच्चे ने सुसाइड किया। मेरे पास हर महीने 10 से 12 केसेस आते हैं ऐसे, जिसमें बच्चे गायब हो गए, भाग गए, माँ-बाप को हिट कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, क्योंकि विथड्रॉल फ़ोन नहीं सिम्पटम दे रहे आप। क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन छीन लिया, तो उनको विथड्रॉल सिम्पटम्स आने शुरू हो गए। दे आर सो मच एडिक्टेड, और ये हर घर की कहानी है, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं सब बिल्कुल समझ ठीक कह जाएँगे रहे हैं मैं आप। कहाँ एंड कर रहा हूँ। मेरे पास बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट के फ़ोन आते हैं, बड़े-बड़े जजेस के, रात के 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, सर घर आ जाइए। क्यों? बच्चे को विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं। अब माँ-बाप काम कर रहे हैं, बच्चे का फ़ोन जैसे ही रात में छीना, वो चीज़ें तोड़ना और गाली-गलौज हिट करना शुरू कर देता है। वो क्या करें? तो आप कैसे उनको हैंडल करते? अब मैंने जो प्रोसेस बनाया, क्योंकि अक्सर ये बच्चे मुझे फॉलो कर रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ साइबर, मैं जितना मैं बोलता हूँ पॉडकास्ट-वॉडकास्ट में, तो वो कहते हैं सर आपको फॉलो करता है, शायद आपकी सुन ले पाऊँ, आपकी तो सुनेगा नहीं। तो मैं उनको लेके बाहर जाता हूँ और उनके संग में 1 आध घंटे बिताता हूँ, फिर बातचीत करता हूँ, खाना-वाना खिलाया, वापस छोड़ता हूँ। सबसे बड़ा रिएक्शन जो मुझे मिलता है उनके माँ-बाप का पता क्या? कि ये 1.5 घंटा आप कहाँ क्या किया आपने? तो उनके साथ मैंने ये किया, यहाँ गए, ये बातें की, क्वांटम फिजिक्स डिस्कस की, मंडूक-उपनिषद पढ़ाया मैंने इसको, बृहत्कारण्य लिटरली मैं ये करता हूँ। क्या बता रहा हूँगा उस बंदे की क्यूरियोसिटी में, और उसके पास दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे बच्चे। तो कहते हैं मुझे सबसे आश्चर्य चीज़ ये लग रही है कि इस बच्चे ने पिछले 3 साल से 15 मिनट से ज़्यादा किसी से बात नहीं की। इसका इतना पेशेंस लेवल हो चुका है, ये अटेंशन है ही नहीं इसमें, अरे ये तो भाग जाएगा। 1.5 घंटे तुमने इससे कैसे बात की? मैंने कहा क्योंकि इसके दिमाग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जो उसको दे रहा था, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके पास नहीं है। आप देख रहे हो क्योंकि ये इवॉल्व करके वहाँ पहुँच गया, क्योंकि ही वाज़ कंज्यूमिंग टू मच इन्फॉर्मेशन, तो उसका डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता जब तक उसको ना मिले।
ये डिपेंडेंट हो गया। अब मैं उसको वो इन्फॉर्मेशन वर्बली दूंगा इंस्टेड ऑफ मोबाइल, और इंटरेस्ट बनाए रखूंगा थ्रू कहानियां। मैं उसको कहानियां सुनाता हूँ साइबर की, ये फिर ऐसे वो। अब मैं रुक जाता हूँ, अंकल तो फिर आगे क्या हुआ अंकल, ये ऐसी सिचुएशन आती है, फिर वो पकड़ा कैसे आपने, नहीं उसने गलती तो कोई की नहीं थी अंकल। अब मुझे मेरा काम हो गया, मैंने कह दी वही डोपामिन उसको यहाँ स्टोरी से मिल गया, तो मोबाइल क्यों देखेगा। पर एक टाइम स्पेंड भी तो कम पर होता मैं जा रहा है। धीरे धीरे धीरे, एंड दिस रिक्वायर्स लॉन्ग एफर्ट, ये एक दिन में नहीं एग्जैक्टली, वो होता। मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि बच्चों का ना टाइम ता- स्पेंड वो क्या होता है ना, हाँ। इतनी तेजी से जो रील्स देखने का कल्चर एक शुरू हुआ है, बड़ों का भी, बच्चों की ही बात नहीं कर रही हूँ, सबका वही हो सबका वो जो शुरू हुआ है, तो उनको लगता है कि जल्दी बोलो, यानी आप अगर वही वीडियो भी अगर थोड़ा लंबा है तो उसको 2x पे देखेंगे कि जल्दी जल्दी Exactly. जल्दी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये 2x 3x में भी देखा जा सकता है। मैं तो लिटरली ये तब सीखा कि यार इतना इम्पेशेंट है लो। सर मैंने आपका पूरा पॉडकास्ट देखा 2x में। जबकि मैं बड़े आराम से तसल्ली से ऐसे बोलता हूँ, मैं यार मजा तो तब है जब उसका मेरे बात करने के लहजे का भी मजा लो। बट मैं जो कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस एक और नीड है इस समय सिस्टम में, सोसाइटी में, जो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँ, कि हमें एक अब ऐसे जगहों की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम इन बच्चों को रियल लाइफ से टच करा पाएँ। क्योंकि यदि हमने उनके फ़ोन छीनना शुरू कर दिए तो सुसाइड होंगे, डर जाते हैं। एक बार मैं गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने रात में पहुंचा तो मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं, बोले वो गेस्ट हाउस। मैं गेस्ट हाउस में गया तो बच्चा बैठा है, 4 पुलिस वाले ऐसे घेर के बैठे हैं उसमें से गो, और लाइट नहीं है घर की। तो मैंने फ़ोन लगाया, सर ऐसा क्यों, बोले हमें डर है सुसाइड ना करिए। एकदम से शॉक रह गया, मैंने कहा मतलब इसको ऐसे आप ऑब्जर्वेशन में रखे हो, हाँ धमकी दे रहा है सुसाइड, लाइट भी बंद कर दी, कैसा होगी। आप सोचिए माँ बाप की क्या स्थिति, एक और परेशानी की आप बात। कैसे वो छीन लोगे। जी। आपको एक प्रोसेस चाहिए, एंड आई नीड दैट सिस्टम इन प्लेस। तो मेरे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट है, जैसे कि अभी जो इंडिविजुअली कर रहा हूँ, कि मैं कैसे बच्चों को थ्रू डिफरेंट एंगेजमेंट्स स्लोली इससे बाहर निकालें, मतलब एग्जिट, कि उनकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लार्ज स्केल पे एफर्ट करना है इसमें। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, एक और समस्या जो देखने को मिलती है जो एआई से रिलेटेड है, वो ये है कि लोनलीनेस के शिकार ज़्यादातर बच्चे जो घर में भी रहते हैं, उनका फ्रेंड बन जाता है एआई, एंड एआई इज़ अ पीपल प्लीज़र। आप जो सुनना चाहते हो वो वही बोलेगा। बिल्कुल भी। ये एक समस्या होती जा रही है जो सोशली डिस्कनेक्ट भी कर रही है। तो एआई का एक ये बड़ा चैलेंज यहाँ पर भी सामने आपको दिखाई देता है। क्या लगता है इस तरह की समस्याओं को, क्योंकि ये तो आने वाली पीढ़ी से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं और इन्हीं पे आपका भविष्य टिका हुआ है। मोदी जी जिस तरह के योजनाएँ बिल्कुल बना बिल्कुल, रहे हो मैं कह रहा उसको हूँ स बिल्कुल साकार आप, तो यही करेंगे। हाँ, और हमारे यदि भविष्य चाइना ने या ऑस्ट्रेलिया ने क्यों किया है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पूरी जनरेशन गई यहाँ से। यदि हमने नहीं रोका ना तो गई, और भारत ये खतरे पर बैठा है इस समय। भारत की एक जनरेशन जा चुकी है, मैं सच जेन बता रहा ज़ी हूँ, की आप बात करें, जेन अल्फा वो अभी जा पूरी चुकी है तरह अभी। से हाँ, बैठी है। अभी दूसरी वाली भी चली जाएगी यदि आपने नहीं रोका तो। और हम सडनली नहीं कर पाएंगे चीज़ कि एकदम से छीन, ऐसा नहीं हो पाएगा कि लॉ बनाओगे तो सब कल अरे आपने तो मेरी आंखें खोल दी, ऐसा नहीं होने वाला है। रादर इसके परिणाम और बुरे हो सकते हैं कि लोग आप चौंक जाएंगे, यार ये क्यों हो रहा है, आप लॉ क्यों बनाया था। दिस कैन गो टू दैट लेवल ऑल्सो। सो मुझे जो लगता है कि सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है, विच पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। पता सबको है, गवर्नमेंट को भी पता है, सरकारों को भी पता है, पर फोकस नहीं, फोकस अभी कहीं और है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ सोसाइटल रेवोल्यूशन की भी जरूरत है, जहाँ पर कोई फोकस नहीं है ना एजुकेशन में। एजुकेशन में वो लट्ठमार चले हैं, जो मुझे मैथिली शरण गुप्त की लाइन आज भी वही यथार्थ लगती है कि यदि आधुनिक शिक्षा विधि किसी विधि भी प्राप्त कर सको तो लाभ क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको। सुनते रहो बस सिर झुका सुन अफसरों की गालियां, तो दे सकेंगी रात को 2 रोटियां घर वालियां। ये आज भी वही है। हम क्या बनाना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन जो क्लर्क हैं उनकी नौकरियाँ एआई लेने वाला तब है। तो और मुश्किल। तब तो ये शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसीलिए बस मैं आपको यही बता रही हूँ। अब आपसे इन शॉर्ट मैं जानना चाहूँगी, एआई की अगर हम बात करें, ये कितना डर है, कितना सुअवसर है? 50-50 का गेम है। जितना हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है उतना ही हमारे लिए खतरे भी हैं। अपॉर्चुनिटी आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, हुँ। और नेगेटिव इस हद तक है कि आपकी जनरेशन खत्म हो सकती है। आप अपंग हो जाएं, आपके लिए काम करने वाले लोग ना रहें, जहाँ भी हो सकता, या आपको कुछ नए तरह की बीमारियां खड़ी हो जाएं, मेंटल, कि आप डर जाएं कि यार ये कैसी बीमारी है, दिस कैन हैपन। एआई स्टार्टअप करने वाले भारत में जो लोग हैं, उनके लिए किस तरह का भविष्य है? भारत सरकार जिस तरह से अभी सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, मेरे ख्याल से एवरीबडी शुड ट्राई दिस। मैं खुद जो अभी डेटा दिया आपको कि यदि 15%, 10 से 15% जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगले 5 साल में एआई की वजह से होगा,
तो आपको समझ सकते हैं कि कम से कम 500 बिलियन से 1000 बिलियन मतलब 1 ट्रिलियन तक का मामला बन सकता है। तो सोचिए ना कितने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। 500 बिलियन में कितने कंपनियां खड़ी हो सकती। तो इसमें एज ग्रुप दिया जाता, 25 साल के युवा को क्या सलाह देंगे आप? नहीं देखिए, अच्छी चीज़ ये है जो मैं आपको बोला कि किसी भी, जब मैंने ये 20 लाख लोगों की ट्रेनिंग करने की बात की, तो मैंने उसमें एक कंडीशन डाली। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि व्यक्ति इंजीनियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे वो ओवर क्वालिफिकेशन लगती है। मैं ये चीज़ उसको भी सिखा सकता हूँ जो 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, 75 साल का। आई कैन ट्रेन देम एज वेल, बिकॉज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टेप बाय स्टेप SOPs हैं, प्रोसेसेस हैं, और मैं 25 साल को भी सिखा सकता हूँ। पर मैं इंजीनियर को नहीं सिखा सकता, इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है। सो माई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज दिस कि ही शुड नॉट बी और शी शुड नॉट बी एन इंजीनियर। तुम 25 साल का बच्चा हो या 75 साल का लो हो, AI सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। बिल्कुल। इसलिए आप ये मत सोचें कि आप के लिए मामला हाथ से गया, वो सबके लिए इक्वल है। जैसे कंप्यूटर आया था, तो चाहे आप रिटायरमेंट के स्टेज पे पहुंचे हो, अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, चाहे आपने उसी समय जॉब शुरू करी है, तो आपको कंप्यूटर सीखना है। बिल्कुल। अब सोशल मीडिया आया हाँ, तो आपने कितने सारे इन्फ्लुएंसर देख लिए जो करोड़ों कमा रहे हैं, जिन्होंने 60 साल में चैनल स्टार्ट किया, 70 साल में किया। हाँ। वो एक फूड का चैनल था किसी लेडी का, और 20 साल वाले भी हैं, 21 साल वाले भी हैं कमा रहे। तो एक अपॉर्चुनिटी इक्वल। तो एआई सीखना मजबूरी है या जरूरत? ज़रूरत, बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मजबूरी सब थोड़ा नेगेटिव होता है, हाँ। पर ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इट विल गिव ओपन लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। तो आपके लिए तो आप रेस से पीछे क्यों रहेंगे? बिल्कुल ठीक है। और भविष्य आप भारत का क्या देखते हैं इस ग्लोबल समिट के बाद एआई के क्षेत्र में? आने वाले अगर हम 10 साल देखें, तो भारत और भारत के युवाओं का क्या भविष्य है और क्या योगदान है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बिकॉज भारत बहुत सही तरीके से पॉइज्ड है इस समय, जो पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, लोग भारत पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, साइबर सिक्योरिटी पे यदि कोई कंपनी इंडिया की है तो बाहर यूरोपियन कंट्रीज को ज़्यादा ट्रस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू रशिया, इसराइल, चाइना और उधर, क्योंकि वहाँ पर इश्यूज बहुत सारे हैं। तो उनके और स्किल हाँ, क्रेडिबिलिटी भी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बड़ी, स्किल फिर भी होगी, क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ की क्रेडिबिलिटी के लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, ये डेटा लेके कहीं और किसी को नहीं देंगे, ऐसा वाला मामला तो नहीं। विच इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव साइड कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। लोग किसी कंट्री पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं और किसी पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो ये हुआ है और इसका एडवांटेज भारत को मिलेगा। सेम AI के संग होगा। यदि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देख रहा है, मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ AI इट कैन ग्रो मच फास्टर, मच फास्टर। AI वो कर सकता है। एक तो ऑर्गेनिक है, जो अभी तक हमने प्रेडिक्शंस किए थे विदाउट AI किए थे, है ना। AI तो आ गया, तो AI की वजह से हो सकता है हम 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन पहुंचे, आई एम नॉट श्योर, बट दिस विल डेफिनेटली गिव यू मच फास्टर बूस्ट। सतर्कता क्या बरतनी चाहिए सरकार के स्तर पर भी और एक नागरिक या एक व्यक्ति के स्तर पर भी, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता है? सबसे बड़ा है जो सरकार को चाहिए कि इथिकल यूज़ ऑफ AI के लिए गाइडलाइन जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अधिकतर पैसा वो लोग कमाएंगे जो नेगेटिव यूज़ ऑफ AI कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो कहते हैं मैं AI कंटेंट क्रिएट कर दूंगा, फर्जी, किसी को से शेयर मार्केट गिराना है, किसी का डिफेम करना है, पैसा उनको ज़्यादा मिल रहा है। जो बेचारा अच्छा काम करना चाहता है उसको उतना नहीं मिल रहा, तो पहले उनको रोक, क्योंकि वरना तो लोग जा ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो आपको एथिकल यूज़ ऑफ AI के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देनी होगी, पनिशमेंट के साथ। ऐसा ना हो कि यानी उसमें ये रहना चाहिए कि डर बहुत आज जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं कि मैं किसी के खिलाफ एक वीडियो बना देता हूं जिससे उसका चरित्र हनन हो जाता है। बिल्कुल सही, और ये हो रहा है ना। अब व्यक्ति केस करता है तो उस पर जो IT एक्ट की धारा लगती है, क्या एंटिटी थेफ्ट किया, 3 साल की सजा है, बेल हो जाती है अगले दिन, बिल्कुल सही पेपर बात। कर रहा होता है। मैं चाहता हूं कि इस पे सजा हो, वही सजा हो जो जान से मारने की होती है, क्योंकि हमारे यहाँ चरित्र का हनन जान जाने जितना खतरनाक है। आदमी तो जिंदगी भर के लिए वो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ हाँ, एप्स्टीन फाइल आ जाए तो खत्म है आदमी, खत्म है। खत्म है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं बेशर्मों की तरह न सो पाते हैं, बिल्कुल तो सही हमारे लिए बात है। बड़ी बड़ी बात। तो हमारे लिए तो जो 307 वाला प्रावधान था कि भाई जान से मारने की कोशिश की, उतना ही होना चाहिए, उतनी सजा होनी चाहिए। यदि किसी ने किसी के खिलाफ झूठा वीडियो डाला है तब जाके रुकेगा, वरना तो लोग मजाक उड़ा के चल रहे हैं और लाइटली ले रहे हैं। सो बिल्कुल। आई थिंक लॉ में चेंज होना चाहिए स्ट्रिक्ट, ताकि डिसिप्लिन आए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। देखिए शांति और सभ्यता, डिसिप्लिन तभी आएगा जब स्ट्रिक्टनेस हो। बिल्कुल। आप जहाँ लूज एंड दे दोगे वहां पर लोग उसका नेगेटिव फायदा उठाना शुरू कर देते हैं और फिर अपने आप को बचाते फिरते। दूसरा एक गाइडलाइन इंडस्ट्रीज के लिए भी आ जाए कि देखिए ऐसे यूज करना है, ऐसे नहीं करना है, वरना आप पे ये पेनल्टी है, कल के दिन पकड़ेगा तो ये है।
गाइडलाइन के लिए लिया जाए। और तीसरा जो इकोसिस्टम का सपोर्ट है उसके बारे में लोगों को बताओ, पता नहीं है लोगों को, अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो और भी ग्राउंड लेवल पे जाना जो कि छोटे-छोटे गाँव में, जैसे हाँ। बड़ी सिटीज़ में फिर भी लोग जानते हैं, इवन टियर 2, टियर 3 में भी, लेकिन उसको जिस स्तर तक ले जाना चाहिए। आज जैसे गाँव में हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, एटलीस्ट वो सोशल मीडिया चलाना जानता है और अपने विचार रख रहा है, तो वहाँ तक उसको पहुँचाने का भी एक चैलेंज रहेगा। इसमें भी काफ़ी रोज़गार उत्पन्न होंगे। बहुत होंगे। अभी जैसे कि मैं अभिषेक सिंह जी हैं जो जी। मीटी सेक्रेटरी हैं DGNIC, ही इज AI का जो पूरा ये समिट हो रहा है, ही इज हेडिंग इट। विजनरी आदमी, क्योंकि मैं उनके संग जुड़ा हूँ जब वो माईगॉव के CEO होते थे और आरोग्य सेतु और ये सब कोविन प्लेटफॉर्म जब बने तब आई वाज ऑडिटिंग दैट। तो मैंने देखा है कि वो हर 6 महीने में कुछ नया बड़ा ले आते हैं, फिर भाषणी ले आए, फिर ये ले आए। अभी AI को लेकर उन्हें इतने टूल खड़े कर दिए। ये जो रेस हो रही है इसकी जानकारी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मुझे इसमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ लोगों को पता नहीं है कि भारत सरकार कितना दौड़ चुकी है AI में, और ये समिट उस वजह से ही हो रहा है क्योंकि हम दौड़े। यदि हमने लीड नहीं ली होती और हम पिछलग्गू होते तो कोई यहाँ समिट क्यों ऑर्गेनाइज होता। एक क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं उसमें एक और चीज़ जो हमने अभी भारत मंडपम वाले समिट में ये देख रहे हैं, भारत की जो रीजनल भाषाएँ हैं, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, चाहे वो हरियाणवी हो, भोजपुरी हो, बुंदेल, उन भाषाओं में भी एआई पे काम हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो है, जो हमारे गाँव-गाँव तक जो पहुँचाना और रीजनल क्षेत्र में पहुँचाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम ज़बरदस्त, उठा सकता है? बिल्कुल रीच, पेनिट्रेशन, इंक्लूजन, ये AI से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा। और AI उन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है जो रुकावटें थीं इस वजह से किसी चीज़ को स्केल करने में। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, भारत विविधता पूर्ण वाला देश है, देश है। और उसमें यूनिफॉर्माइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कई बार रुकावटें खड़ी कर देता है। वो रियल टाइम मल्टीलिंगुअल होना चाहिए मामला, तो वो इम्पैक्ट AI से आ जाए। अंत में आपसे यही पूछूंगी, क्या लगता है डिजिटल महाशक्ति बनेगा भारत? जिस तरह से इस समय दिल्ली के अंदर इतने सारे टेक जायंट और सब आए हुए हैं, बड़े-बड़े नेता दुनिया भर मुझे ऐसा के। लगता है कि देखिए, भारत को अभी तक एक कृषि प्रधान देश की तरह जाना जाता था क्योंकि हमारी GDP में बहुत सबसे ज़्यादा योगदान उसका है। अब AI प्रधान देश की तरह जाना जाएगा, क्या बात है। और ये हो जाएगा अगले 5 साल में कि भारत एक AI शक्ति है। और मैं इसके आगे की बात बोलूँ, क्योंकि यदि हम इसी रेस से चलते रहे और पॉज़ नहीं लिया तो हमें क्वांटम शक्ति की तरह भी जाना जाएगा और फिर क्वांटम AI शक्ति की तरह भी जाना जाएगा। बस ये है कि स्पीड हमारी यही रहे, हाँ। तो आई एम श्योर वी कैन। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत युवाओं का देश माना जाता है और युवाओं के अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और भविष्य को लेके जो अनिश्चितताएं रहती हैं उन पे वो ज़्यादा काम भी करते हैं, और एआई में भविष्य नज़र आ रहा है। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अब मैं इसमें स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, पर जो दिख रहा है वही, कि जिस तरह से ग्लोबल ये समिट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान एआई के तो स्पेशलिस्ट के तौर पे देखी जा रही है, डिजिटल महाशक्ति के दौड़ में भारत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भारत के युवाओं के लिए भी अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा है। लेकिन सावधानी तो हर क्षेत्र में होती है। आपने पूरी जानकारी दी अमित जी, आप यहाँ पर आए इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांचा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।